जरा सोचिए, एक नाटक जो सिर्फ एक कहानी ना हो बल्कि एक पूरे देश का आईना बन जाए, उसका दर्द बयां करे। एक ऐसा प्ले जो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि एक क्रांति, एक बदलाव की आवाज बन जाए। आज हम एक ऐसी ही कमाल की रचना की बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1875 में लिखे गए भारतेंदु हरिश्चंद्र के मशहूर नाटक भारत दुर्दशा की। देखिए, उस जमाने में जब देश चारों तरफ से मुश्किलों में घिरा हुआ था, तब ये नाटक सिर्फ एक कहानी नहीं था। नहीं, ये तो एक पुकार थी, एक मिशन था, सोए हुए देश को झंझोड़कर जगाने की एक कोशिश। तो इस नाटक को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि इसे किसने और किन हालातों में लिखा। तो चलिए, सबसे पहले उस दौर और उस लेखक को जानते हैं जिनके कलम से ये मास्टरपीस निकला। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ 1850 में बनारस में। अब जरा सोचिए, जब वो बच्चे ही थे तब उन्होंने अपनी आंखों से 1857 का विद्रोह देखा। वो उथल-पुथल, वो बदलाव जो ब्रिटिश राज अपने साथ लाया था, उन्होंने सब महसूस किया। और यही अनुभव, यही सब कुछ उनकी लिखाई का, उनकी सोच का आधार बना। और कमाल की बात देखिए, सिर्फ 34 साल की छोटी सी उम्र में वो दुनिया छोड़ गए, लेकिन उससे पहले 1875 में उन्होंने भारत दुर्दशा लिखकर साहित्य के जरिए एक क्रांति की शुरुआत कर दी थी। उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर यूं ही नहीं कहा जाता। उनके लिए थिएटर मतलब नाटक सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं था। नहीं, उनके लिए तो स्टेज एक हथियार था, समाज को जगाने का, उसमें सुधार लाने का एक बहुत पावरफुल टूल। तो आखिर ये जो नाम है भारत दुर्दशा, इसका मतलब क्या है? चलिए इस टाइटल के पीछे छिपे अर्थ को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, भारत दुर्दशा का सीधा सा मतलब है भारत की बुरी हालत या द प्लाइट ऑफ इंडिया। ये टाइटल ये अपने आप में 19वीं सदी में देश की जो हालत थी उस पर एक बहुत ही तीखा और कड़वा कमेंट है। ये वो दर्द है जो भारतेंदु ने अपने देश के लिए महसूस किया और उसे शब्दों में उतार दिया। लेकिन, और ये बहुत जरूरी बात है, भारतेंदु ने इस बुरी हालत के लिए सिर्फ अंग्रेजों को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया। नहीं, उन्होंने एक दो तरफा संकट की बात की। एक तरफ तो थे बाहरी कारण, जैसे अंग्रेजों की नीतियां, उनका आर्थिक शोषण, और दूसरी तरफ थे हमारे अपने अंदरूनी कारण, जैसे आपसी फूट, अंधविश्वास, आलस और समाज में फैली दूसरी बुराइयां। ये वो चीजें थीं जो देश को अंदर से खोखला कर रही थीं। और सच कहूं तो उस जमाने में ये सोचना अपने आप में एक बहुत बड़ी, एक क्रांतिकारी बात थी। सिर्फ दूसरों पर उंगली उठाने की जगह खुद आईने में झांकने का साहस। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े, इतने कॉम्प्लेक्स नेशनल क्राइसिस को भारतेंदु ने स्टेज पर दिखाया कैसे, उसे जिंदा कैसे किया? चलिए अब ये देखते हैं कि ये पूरा संघर्ष मंच पर कैसे साकार हुआ। उन्होंने एक बहुत ही क्लेवर टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसे रूपक या एलिग्री कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नाटक के जो कैरेक्टर्स हैं वो कोई असली इंसान नहीं है, बल्कि वो विचार हैं, वो फोर्सेस हैं जो भारत की आत्मा के लिए लड़ रहे हैं। स्टेज पर अच्छाई और बुराई के बीच एक सिंबॉलिक लड़ाई चलती है। तो इस जंग में जो मेन विलेन है वो है भारत दुर्दैव यानी इंडियाज मिसफॉर्च्यून, और उसकी एक पूरी सेना है जिसमें कौन कौन है? रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, ये सब मिलकर देश पर हमला करते हैं। और इनका शिकार कौन है? भारत खुद, जिसे एक बहुत नोबल लेकिन बेचारे हेल्पलेस कैरेक्टर की तरह दिखाया गया है। और फिर इसी अंधेरे के बीच उम्मीद की एक छोटी सी किरण आती है, एक और कैरेक्टर जिसका नाम है भारत भाग्य, जो भारत को बचाने की कोशिश करता है। और यहाँ देखिए, ये इस नाटक का ओरिजिनल टाइटल पेज और उसका शुरुआती गीत है, ठीक वैसा ही जैसा उस दौर में छपा था। ये पुरानी देवनागरी लिपि हमें सीधे 19वीं सदी के उस भारत में ले जाती है जब ये सब कुछ लिखा जा रहा था। कितना ऑथेंटिक है ना? और नाटक की शुरुआत ही इन लाइनों से होती है जो सच में दिल को झकझोर देती हैं। रोवहु सब मिली के आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। ये सिर्फ एक गाना नहीं है, ये एक तरह से पूरे देश का एक साथ मिलकर रोना है, एक सामूहिक विलाप है। ये लाइनें सुनते ही ऑडियंस सीधे उस नाटक के दर्द भरे माहौल में खिंची चली आती थी। तो जाहिर है ये नाटक सिर्फ स्टेज की चार दीवारी तक सीमित नहीं रहा, इसका असर बहुत बहुत गहरा हुआ। इतना गहरा कि ये सिर्फ एक प्ले नहीं बल्कि अपने आप में एक आंदोलन बन गया।
तो सवाल ये है कि आज भी भारत दुर्दशा इतना जरूरी क्यों है? भाई कई वजह हैं। पहली, ये मॉडर्न हिंदी थिएटर का फाउंडेशन बना। इसने लोगों के अंदर एक नेशनल कॉन्शियसनेस, एक राष्ट्रीय चेतना जगाई। इसकी भाषा इतनी सरल थी कि ये आम आदमी तक पहुंच पाया। और इसने बड़ी हिम्मत के साथ न सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत बल्कि हमारी अपनी सामाजिक कमियों को भी क्रिटिसाइज किया। और सबसे बड़ी बात, इसने ये साबित कर दिया कि आर्ट यानी कला एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल टूल हो सकती है। असल में ये नाटक सिर्फ दुखड़ा रोने के लिए नहीं लिखा गया था, नहीं, ये उस संकट पर एक सीधा रिएक्शन था। एक ऐसा रिएक्शन जो लोगों के पैसिव दुख को, मतलब बस चुपचाप दुख सहने की आदत को, एक्टिव चेंज की मांग में बदल रहा था। ये कह रहा था कि रोना बंद करो और उठकर कुछ करो। और आखिर में ये नाटक हमें आज भी एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सच में एक कहानी में, एक कविता में या एक नाटक में इतनी ताकत हो सकती है कि वो समाज को बदल दे? कला, आर्ट कैसे एक सोसाइटी को बदल सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।